हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 जजमेंट ऑफ 2024 डिस्कस करूंगा जो जितने भी हमारे एग्जाम आएंगे उन सब के लिए ज़रूरी है। तो पहली जजमेंट है बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हुआ क्या था, इसमें विड्रॉ कर लिया गया था कन्विक्शन किसके अगेंस्ट में, जो रेप एक्यूज थे उनके अगेंस्ट में कन्विक्शन को विड्रॉ कर लिया था स्टेट गवर्नमेंट ने। इस फैसलों को उलट दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बोल दिया था कि गुजरात कोर्ट के पास तो रेमिशन की पावर ही नहीं है। ये पावर तो किसके पास है, महाराष्ट्र के पास है। गुजरात रेमिशन ऑफ 11 convict was quashed as Maharashtra was the appropriate authority reaffirm the rule of law in remission cases, emphasizes judicial oversight over administrative decision in sensitive cases। तो ये केस है पहला, बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहला केस था जिस पे जो पहला सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया था, लैंडमार्क जजमेंट है 2024 का। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाम फिर बता रहा हूँ मैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड केस है ये, इसलिए आएगा, ये आता है ज़्यादातर पूछ लेते हैं ऐसा केस। वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसमें चैलेंज होगी थी। इसमें हुआ क्या था, द सुप्रीम कोर्ट the scheme was struck down upholding voter right to know political funding sources। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था राइट टू नो इज़ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी पार्टी को कितना फंडिंग मिल रही है और कौन किसको कितनी फंडिंग दे रहा है, ठीक है। ये इस केस में बोल दिया था। और ये स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया गया था। तो इम्पैक्ट बूस्टेड इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी क्रिटिसाइजेज फॉर नॉट ऑर्डरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू क्यूपेड ब्रोरो एलिगेशन। तो बेसिकली ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसको इसमें चैलेंज कर दिया गया, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको उड़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। तो बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। तो हम जब भी सीआरपीसी या बीएनएसएस पढ़ते हैं तो उसमें हम राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन या बेल की जब बात पढ़ते हैं तो उसमें हम सब ने देखा होगा कि किसी को भी हम अगर अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को भी जेल में डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्शनल केसेस में डालते हैं, जब हमको लगता है कि वो पर्सन भाग जाएगा, वो पर्सन इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं करेगा, वो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस करेगा किसी भी विटनेस को, या कोई भी एविडेंस है उसको टेम्पर कर देगा, अदरवाइज सबको बेल मिलनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट केस में बोल दिया। इसके बाद नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, सब क्लासिफिकेशन विद इन SC ST रिजर्व कैटेगरीज। तो आपने अगर OBC कोटा सुना होगा तो OBC कोटा में होता क्या है, OBC में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो तरह के हैं। तो OBC अगर कोई है तो अगर वो क्रीमी लेयर में आता है तो उसको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता, अगर वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है तभी उसको OBC के रिजर्वेशन मिलता है। ऐसी कैटेगरी पहले SC ST कैटेगरी में ऐसी सब क्लासिफिकेशन नहीं थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह से बोल दिया कि सब क्लासिफिकेशन SC ST में भी हो सकती है, मतलब कि अगर कोई पर्सन जो SC ST को बिलोंग करता है उसमें भी सब क्लासीफाई वो हो सकता है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है रिजर्वेशन की, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह में। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसका नाम है मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर इसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता प्रसाद वेस्ट जजमेंट। तो बेसिकली इसमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता प्रसाद वेस्ट जजमेंट के नाम से आएगी। इसमें हुआ क्या था, यूनियन वर्सेस स्टेट लॉ मेकिंग पावर ऑन माइंस मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो दो तरह की अल्कोहल थी, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, पहले वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। दो तरह की अल्कोहल होती है, एक होती है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जैसे विस्की वाइन ये सब वगैरह होती है। उसके अलावा होती है एक अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्रियल पर्पज़, जैसे कि जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे जब हमें जितने भी सैनिटाइज़र वगैरह था उसमें अल्कोहल वगैरह थी, तो वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं होती। तो पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर सकती थी। ऐसी अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वाइन विस्की, इसको तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, इस पर तो टैक्स लगा सकती है। लेकिन कंट्रोवर्सी ये थी कि ऐसी अल्कोहल कि जिस पे जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं होती है, रादर वो यूज़ होती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, या फिर मेडिसिन में, या फिर जो हमने देखा था सैनिटाइज़र वगैरह में यूज़ होती है। तो उस कंडीशन में क्या उसको भी, उस पर भी क्या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? तो पहले नहीं लगा सकती थी, इस जजमेंट के बाद उसको भी, चाहे वो अल्कोहल हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, चाहे अल्कोहल हो नॉन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अल्कोहल होगी, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, इस जजमेंट में बोल दिया। उसके अलावा नेक्स्ट जजमेंट है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीस। तो इसमें बोल दिया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी पोजीशन। तो अगर किसी के फ़ोन में या किसी की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है भी
चाहे उसको पता है चाहे नहीं पता है, उसके बाद भी उसके अगेंस्ट में पोस्को में केस चल सकता है नहीं चल सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर किसी ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसे बोल देते हैं टैब होगी या फिर मोबाइल हो गया या फिर कंप्यूटर होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जिसमें उसने क्या कर रखा है, वो स्टोर कर रखा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, तब भी उसके अगेंस्ट में पोस्को में एफआईआर हो सकती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो ये बहुत ध्यान से, अगर आप सर्च भी कर रहे हो ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऑनलाइन, या फिर अगर आपके फ़ोन में स्टोर भी है या फिर आप देखते हो या कुछ भी, तो उसके अगेंस्ट में डायरेक्ट पोस्को में केस हो सकता है। इस केस में बोल दिया जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। नेक्स्ट केस है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो सिटीजनशिप एक्ट जो कुछ एक डेडलाइन थी 1974 समथिंग की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि उसके बाद जितने भी बांग्लादेश से लोग आसाम में या त्रिपुरा वगैरह में आए थे, क्या उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 6A प्रोहिबिट करता है कि उनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो इस सेक्शन 6 को चैलेंज कर दिया गया था कि उनको भी सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, उस पर्टिकुलर डेट के बाद किसी को भी अगर कोई इंडिया में आ रखा है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और 6A को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, वैलिड डिक्लेयर कर दिया। प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें दो फंडामेंटल राइट नहीं है बेसिकली। एक फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 31C और एक DPSP है आर्टिकल 39B। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और आपने देखा होगा इनके बीच में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट, इनके बीच में बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो आर्टिकल 31C बोलता है कि अगर आपके आर्टिकल 19 या 41 में आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम या आर्टिकल 14 में दिए हुए राइट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है ना किसी भी DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो किया जा सकता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 31C में। तो मुद्दा ये आ गया था कि अगर किसी की प्रॉपर्टी प्राइवेट ऑनर की प्रॉपर्टी है, क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, टैक्स वगैरह तो उससे ले सकती है, क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करके उस पर ऑर्डर दे सकती है। तो इसमें चैलेंज हो गया था प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो क्लैरिफाई कंडीशन फॉर ट्रीटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज ए मटेरियल रिसोर्सेज अपहेल्ड 31C। तो ये मटेरियल रिसोर्सेज है, ये बेसिकली सोशल रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्सेज मतलब, क्योंकि हमने देखा होगा हमारी कंट्री कैसी कंट्री है, हमारी कंट्री की अगर हम बात करें सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री मतलब जिसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, वहाँ इक्वल राइट है सबका जो इंडिया की वेल्थ है। लेकिन क्या हम किसी प्राइवेट ऑनर की प्रॉपर्टी एक पर्सन से छीन के किसी दूसरे को दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। प्राइवेट ऑनर की अगर पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके पास उस प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने का पूरा राइट है, ये इस केस में बोल दिया था। और इसी केस में आर्टिकल 39B और आर्टिकल 31C के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोल दिया कि आर्टिकल 39C के नाम पे आप ये जो 39B का आर्टिकल है ना, इसको आप प्रिवेल नहीं करा सकते। तो जो प्राइवेट ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिया 15 ईयर ओल्ड एक प्रेसिडेंट है, और बोल दिया कि AMU इज़ माइनॉरिटी, AMU का जो माइनॉरिटी स्टेटस है ना, उसको बोल दिया सेक्शन आर्टिकल 30 जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 29 और 30 जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 29 और 30 में जितनी भी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसको इस्टेब्लिश करने का राइट है। तो क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश हुआ था ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने इस्टेब्लिश कर दिया था और इसको स्टेट से रिकॉग्निशन मिली थी, तो इस पर कॉन्ट्रीवर्सी हो गई थी कि क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया कि AMU इज़ ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट केस है इसमें इन रीडायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर कर्बिंग इलीगल बुलडोजर। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस पे इन सब पे मैंने एक वीडियो बना के हालांकि पहले डिटेल में डाल रखी है, लेकिन टॉप 10 जजमेंट है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इशूड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट आर्बिटरी डिमोलिशन। तो जो ये बुलडोजर का एक्शन था ना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी थी। उस गाइडलाइन से रिलेटेड ये इन रीडायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर इस केस में बोल दिया गया था। तो ये थी टॉप 10 जजमेंट ऑफ 2024।